नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय इस समय सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है और ये तीसरी कैटेगरी है। पहले साइक्लोन बनता है, फिर सीवियर साइक्लोन बनता है, उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोन, तो तीसरी कैटेगरी में है और इसके प्रभाव से इसके आसपास जब ये मूव कर रहा है तो लगभग 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं ये इंड्यूस कर रहा है, आगे पीछे चारों तरफ इसको थ्रो कर रहा है और आने वाले समय में इसके और अधिक इंटेंसिफिकेशन यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन और सुपर साइक्लोन बनने की संभावना, चौथी और पांचवी कैटेगरी में जाने की आशंकाएं फिलहाल अलग अलग मॉडल्स में भी नहीं दिखाई दे रही, यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो तमाम मॉडल्स नहीं दिखा रहे हैं। इस वीडियो में मैं दो बातें करूंगा। एक तो ये कि ये साइक्लोन किस दिशा में जाएगा और दूसरी और किस तरह की स्थिति इस समय है, और दूसरी बात मैं करूंगा मॉनसून को लेकर के, मॉनसून के आगमन के लिए केरल में आखिर कैसे परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। तो सबसे पहले वो आंकड़े देख लेते हैं बारिश के, जो 14 लोकेशंस के हैं केरल में, जहां पर केरल के 12, 2 लक्षद्वीप के और एक कर्नाटक का मैंगलुरु, इन 14 लोकेशंस पर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 60% एरिया में होती है, तब एक क्राइटेरिया, एक पैमाना, एक मापदंड फुलफिल हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके अलावा हवाओं की डेप्थ है, इसके अलावा बादलों का लगातार छाना है, ये दोनों क्राइटेरिया भी हैं। तो पहले हवाओं की स्थिति देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में 21.2 मिलीमीटर, इन सभी जगहों पर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होना यानी कि मॉनसून के लिए अच्छे संकेत। तो यहाँ पर आप देखें ओवरऑल तो सिर्फ अमिनी दीवी लक्षद्वीप का क्षेत्र, जहाँ का डेटा नहीं है, हो सकता है कि यहाँ का डेटा रिकॉर्ड ना हुआ हो, बारिश हुई हो लेकिन डेटा नहीं है, और 2.4 मिलीमीटर है ये कन्नूर में और 3 मिलीमीटर है अलापुझा में। ये भी सामान्य जो क्राइटेरिया है 2.5 मिलीमीटर का, उससे ज़्यादा है। तो ओवरऑल तिरुवनंतपुरम हो या फिर पुनालूर, कोल्लम, अलापुझा, कोट्टायम, कोची, त्रिशूर, कोझिकोड में 74 मिलीमीटर, थलासेरी में 7, कन्नूर में 2.4, कुडुलू में 21.2, मैंगलोर में 12.4, मिनिकॉय में 6 और अमिनी दीवी में 0 फिलहाल बारिश का डेटा है, 0 बारिश नहीं हुई है इसका मतलब। यानी कि कल भी हमने देखा था, परसों भी देखा था, तो ये बारिश का जो क्राइटेरिया है, बारिश का जो पैमाना है वो पूरा हो रहा है। अब और आपको दिखाते हैं बादलों की स्थिति क्या है, बादल इस समय किस तरह की स्थिति को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैं क्लाउड बेस देखूं तो यहाँ पर जो क्लाउड बैंड ये बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि केरल में अब आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन इस पर्टिकुलर लोकेशन में, दरअसल ये मैंगलुरु है, यहाँ से लेकर के इस तरह के रीजन में हवाओं की जो दिशा है पश्चिमी होनी चाहिए और डेप्थ जो उसकी है 600 एचपीए पर, लगभग 4.5 किलोमीटर समुद्र के तल से 4.5 किलोमीटर की वायुमंडल में हाइट पर, जिसे लोअर ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, निचला क्षोभमंडल कहते हैं वायुमंडल में, उस जगह पर हवाओं की जो दिशा है काफ़ी दूर से सीधे पश्चिम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पश्चिम दक्षिण पश्चिमी यहाँ से आ रही है, अगर उसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा दूर से है तब ये एक क्राइटेरिया पूरा होता है। और इस तरह से आप देखें तो हवाओं का क्राइटेरिया भी यहाँ पर पूरा हो रहा है। बादल भी अधिकांश समय यहाँ पर घने दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को रिड्यूस करने वाले हैं। ये इंडिकेशन इस बात का है कि बारिश ठीक हो रही है, हवाओं की दिशा भी ठीक हो रही है और बादल भी यहाँ पर छाने लगे हैं, जो इंडिकेशन इसी बात का है कि मॉनसून यहाँ पर दस्तक देने की लगभग तैयारी कर चुका है। और जैसा कि मैंने कई बार बताया कि चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, इन दोनों जगहों पर जो सिस्टमों की स्थिति है, यहाँ पर जो सिस्टम लो प्रेशर के रूप में पहुंचा हुआ था म्यांमार के ऊपर, ये दोनों सिस्टम, ये इसका पूर्वी सिरा पकड़ेगा, मानसून की उत्तरी जो सीमा होती है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की, ये पश्चिमी सिरा पकड़ेगा और दोनों उसको पकड़ करके आगे खींचते हुए लेकर जाएंगे। यानी देर से आया है लेकिन इस मानसून को ये दोनों सिस्टम आगे बढ़ाने में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। ये किसान भाइयों के लिए, ये आम लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन पहुंचने के बाद कैसा परफॉर्म करेगा ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि एल नीनो इस समय प्रोमिनेंट इंटेंसिटी में, प्रोमिनेंट कैपेसिटी में आ चुका है, यानी प्रभावशाली क्षमता में है, जो मॉनसून को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर ये दोनों सिस्टम जब डिफ्यूज हो जाएंगे, इनके प्रभाव से जो रिदम बनेगी यहाँ से बारिश की, हवाओं की, नमी की लगातार आने की, उस नमी में धीरे धीरे कमी भी आने वाली होगी। क्योंकि जब एल नीनो होता है तो जो ट्रेड विंड्स है, जो प्रशांत महासागर से मध्य क्षेत्रों से उस जगह पर जहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान गर्म होने की वजह से एल नीनो का डिक्लेरेशन होता है, वहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है, जो भूमध्य रेखा के ऊपर चलती हैं, भारत के भागों के पास चलती हैं,
और ये हवाएं दोस्तों जब यहाँ पर पहुँचती हैं अरब बंगाल की खाड़ी में तो इन्हेंस करती हैं हवाओं के थ्रो को, और इसी वजह से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हैं और यही हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। यही कारण है कि एल नीनो में मानसून कमज़ोर रहता है। लेकिन आईओडी अभी अपना है इंडियन ओशन डायपोल का, जो सपोर्ट करेगा। 19 में सपोर्ट किया था इसने। और अब देख लेते हैं साइक्लोन की क्या स्टेटस है, साइक्लोन इस समय किस कैपेसिटी में दिख रहा है, क्या ये प्रभाव डाल सकता है और किस तरह से प्रभाव डाल सकता है। ये आप देख सकते हैं कि फिलीपींस सी में, पश्चिमी प्रशांत से सटे हुए फिलीपींस सी में भी एक साइक्लोन बना हुआ है जो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की तरफ आगे बढ़ेगा, जापान की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये भी अभी कुछ खेल करेगा इन सिस्टमों के जाने के बाद, इन सिस्टमों के कमज़ोर होने के बाद। फिलहाल इस सिस्टम का असर देख लेते हैं। ये सिस्टम आप देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है, और जिसका जिक्र मैं कर रहा था इससे पहले कि एक मित्रों ने लिखा था कि अगर आपने डराना बंद कर लिया हो, डराना आपका हो गया हो, पैसे कमाने बंद कर लिए हो, तो अब आप सही चीज़ बता दीजिए कि ये साइक्लोन भारत में नहीं आएगा। तो मैंने उनसे एक बात पूछी थी, उन कमेंट पे ही लिखा था कि क्या आप साइक्लोन के, अरब सागर में मॉनसून के सीज़न में बनने वाले जो साइक्लोन होते हैं उनके ट्रैक को लेकर के बहुत क्लियर हैं? क्या आपको नहीं पता है कि ये साइक्लोन कई बार पश्चिम जाते जाते उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़े हैं और कई बार महाराष्ट्र की तरफ भी इन्होंने रिकर्व किया है? तो हिस्ट्री है इसकी, थोड़ा समझिए। डराना मेरा मकसद नहीं है, मैं कभी नहीं डराता हूँ, कोई सनसनी नहीं फैलाता हूँ, क्योंकि जो मेरा व्यूअर है उसे सीधे फैक्ट चाहिए और जो मुझे फैक्ट समझ में आता है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और मेट डिपार्टमेंट ने इससे पहले आपने देखा था कि मिड में दिखाया था, उसके बाद अब उत्तर की तरफ दिखाया है। जबकि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर विंडी का जो मॉडल है वो अब इसको थोड़ा सा पहले पश्चिम की तरफ दिखा रहा था, अब यहाँ पर ये उत्तर की तरफ दिखा रहा है। तो ये जो इंडिकेशन है, इससे आप क्या कहेंगे? कल आपने देखा था कि ये ओमान और ओमान की खाड़ी की तरफ ले जा रहा था, लेकिन अब इसका ट्रैक यहाँ पर देखिए किस तरह से ढीला हो रहा है, आगे जाकर के वापस गुजरात की तरफ, सौराष्ट्र की तरफ या पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये दरअसल किस तरफ जाएगा, किस राज्य में लैंडफॉल करेगा, किस देश में लैंडफॉल करेगा। अभी तस्वीरें बहुत साफ नहीं होंगी। ये थर्ड कैटेगरी में है, कमज़ोर होकर आएगा, कमज़ोर होगा, उसके बाद फिर से इंटेंसीफाई होगा। लंबा ट्रेवल है, 4-5 दिनों, 6 दिनों का समय लगेगा। 15 जून तक ये यहाँ पर तटों के करीब पहुँचेगा, ऐसा विंडी का मॉडल दिखा रहा है और अलग अलग मॉडल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले से ये कहना, अगर मैं बता रहा हूँ कि गुजरात में भी आ सकता है, तो इसमें मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सतर्क रहने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस दौरान होगा क्या कि जो कोस्टल एक्टिविटीज़ हैं, अभी आपके पास मौका है। ये जो महाराष्ट्र का तट है इसके करीब आता है, तो यहाँ पर कोस्टल गुजरात के ऊपर इन भागों में आप जो समुद्री गतिविधियां हैं उनको रोक दीजिए, खतरे को देखते हुए संभल जाइए। और जो तटीय इलाके हैं, अगर गुजरात पर आने की आशंकाएं हैं, तो साइक्लोन आने के पहले आपको क्या तैयारियां करनी होती हैं उसके लिए आप तैयार हो जाइए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तैयार होने की ज़रूरत है। अगर ये गुजरात पर लैंडफॉल करता है तो आप पहले से तैयार रहेंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ये ओमान, पाकिस्तान या ओमान की खाड़ी की तरफ जाता है तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे में सतर्क किया जाता है और मैं वही करने का काम करता हूँ। तो फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी सिरा और पूर्वी सिरा दोनों आगे बढ़ेगा और जल्दी ही पूर्वोत्तर भारत में, केरल में कल 9 और 10 जून के बीच में इतना पक्का है कि केरल में 9 या 10 जून को मानसून पहुँच सकता है और पूर्वोत्तर भारत के भागों में भी पहुँच सकता है। उसके बाद पश्चिमी तटों पर और बंगाल जो पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों तक काफ़ी तेज़ी से आगे मानसून के बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मौसम की पूरी जानकारियां और न्यूज़ मीडिया मंच पर और भी खबरें और भी व्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आता हूं। कल मैंने पहलवानों के मुद्दे पर बात की थी, उस पर फिर से मुझे किसी ने कहा कि आप गोदी मीडिया लगते हैं और अगर मोदी के सपोर्ट में कुछ विरोध में बोल देते हैं तो लिब्रांडू पत्रकार कहा जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा संभलिए। कभी कभी सच बोलना आपके विरोध में हो सकता है। अगर कोई सच बोल रहा है तो सुनना सीखना चाहिए, सुनना समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति किसी एक पक्ष के साथ खड़ा हुआ हो। धन्यवाद।